दीपक जी, आप 6 बार पाकिस्तान गए। मैं लाहौर की उस बस यात्रा में अटल जी के साथ था और वो जो हाथ हिला रहे हैं ना अटल जी, उसमें फेमस जो पिक्चर है वो नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बार क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा या एयर स्ट्राइक होगा? मुझे लगता है इस बार जो भी होगा उससे बड़ा होगा। तो यही समय है और मोदी जी कहते हैं ना, सही समय है। भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे सुनहरा मौका और नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक दो मूर्खों को छोड़ के बाकी तो कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये मानूंगा कि अपोजिशन ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है इस पूरे मामले पर और मामला भी बहुत गंभीर है। आपने एक आध दो मूर्खों की बात करी, जब मूर्ख है तो फिर उसके बारे में बात ही क्या करनी। बुद्ध के देश तो है ही है और जरूरत पड़ी तो हम युद्ध के भी देश है। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल नहीं फंसेगा। अमन की आशा और जो जितने भी मोमबत्ती लेके लोग निकलते हैं ना, उनसे मेरे को बड़ी दिक्कत है। 1948 में उन्होंने हमसे युद्ध लड़ा, उसके बाद एक बार 60s में लड़ा, फिर बांग्लादेश वार हुआ, उसके बाद कारगिल वार हुआ। ये 4 वॉर्स में हमने उसको धूल की चटाई है। पाकिस्तान में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ये चारों जंग पाकिस्तान जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुद बताई ये बात एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान को एक्स्ट्रा विंडो नहीं देता, अगर मैं लाहौर आउट ऑफ द टर्न नहीं जाता, तो शायद ये दुनिया कभी भरोसा न करना चाहती कि मैं इन लोगों से शांति भी करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं एक डेलीगेशन के अंदर गया था। एकदम से मैंने पूछा, बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ मैंने बोला, विदेश मंत्री जी, दाऊद क्या कराची में है? अब 1 मिनट तक वो कुछ नहीं बोल पाए। अटल जी ने बहुत कोशिश की, उनको धोखा मिला। मनमोहन सिंह आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। सीमा पार आतंकवाद शब्द भी गायब हो गया। पाकिस्तान के लिए हमारी बहुत सॉफ्ट पॉलिसी हो गई। हमारे यहाँ पे रोजाना आतंकवादी गतिविधियाँ होने लगी। मुझे तो ये लगता था कि मुंबई अटैक के बाद जो है भारत सरकार सीधे पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर देगी। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में एक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा कि आपके पास मौका था कि 2008 में आपके साथ जो हुआ उसका आप बदला ले सकें और पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सके। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें डर था कि अगर हम वो कार्रवाई कर लेते तो उससे जो देश के अंदर माहौल बनता उससे बीजेपी को फायदा हो। नहीं, मेरे ख्याल से बिग बॉस को स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। मैंने कई बार ये सवाल का जवाब दिया है और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी। देखिए, वहाँ 200 कैमरे लगे होते हैं आप पर। दीपक जी, जो आप रिपोर्टिंग करते थे, बड़ा वो गोल्डन ईरा था रिपोर्टिंग का। और ऐसा मत बोलिए, आज के रिपोर्टर मारेंगे मुझे। नहीं, मैं भी हूँ आज की। देश में बहुत ही कम ओबीसी पत्रकार हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मैं भी हूँ। नमस्कार, न्यूज़ के कॉक स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदेश रावल। आप सबको मालूम है कि पहलगांव की घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव है। इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। दरअसल इन सब के बीच जब हमने इस बात को सोचा और अपनी टीम से चर्चा की कि इस बार के मेहमान कौन होंगे, क्या वो कोई फॉरेन डिप्लोमेट होंगे या किसी फोर्स के व्यक्ति को बुलाया जाए ताकि वो हमें समझा सकें कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो आज तनाव पैदा हुआ है ये कितने सालों से चल रहा है और ये कहाँ जाके रिजॉल्व होगा। इस पे पूरा मंथन करने के बाद हमने ये सोचा कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं कि जिन्होंने पिछले 30 साल से नवाज शरीफ से लेके परवेज़ मुशर्रफ तक और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी तक सबको करीब से देखा है। आज के हमारे खास मेहमान हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी। सबसे पहले थैंक यू सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। शुक्रिया आदेश, आपने बुलाया और बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब क्या विकल्प बचता है प्रधानमंत्री मोदी के सामने? वो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें? याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मैं एक बात कह दूं आदेश, जिस तरह की विभत्स और मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या, जो हाथ में बंदूक इस तरह थामा होता है, क्या उसको ये नहीं पता कि अगर वो एक गोली चलाएगा तो सामने वाला अपनी जान से जाएगा? क्या ये सोचते उसके हाथ नहीं कांपते होंगे? मैं तो कई बार सोचता हूँ तो बड़ा स्तब्ध और हैरान रह जाता हूँ कि कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से। और ऐसा कुछ सब पहलगाम के अंदर हुआ है और बैतरन घाटी में ये सब देखने के बाद कोई भी जो सम्मान वाला इंसान होगा और सम्मान वाला देश होगा, वो तो इस बारे में जरूर रिटेलिएट करेगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका लॉजिक तो मिल गया है। और भारत
ने हमेशा यही स्टैंड रखा है कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश हम नहीं हैं। लेकिन जब आपको एक 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 कोने में धकेल दिया जाता है, जब आपको एक कोने में फेंक दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो पहलगाम के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और मुझे लगता है करारा जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और वो स्टेटमेंट ऐसा जैसे कोई मदरसे में खड़े होकर बोल रहा है। वो स्टेटमेंट के अगर आप उसको डिकोड करें तो क्या मायने निकल के आते हैं? उसके मायने बड़े निकल के आते हैं, और वो मायने ये कहते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है, यानी हमारी गले की नस है। आप भड़का रहे हैं लोगों को और ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते। यही तो बुनियाद थी ना। और कलमा पढ़ के हमने एक देश बनवाया है, ऐसा कोई देश नहीं बना होगा। ये एक्सट्रीम हेट्रेड है। और आसिम मुनीर को मैं जनरल आसिम मुनीर नहीं, मौलाना आसिम मुनीर कहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो दिखा दिया है, उन्होंने जो जता दिया है, उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जो किया है, उसका एक इम्पैक्ट हमको पहलगाम के अंदर दिखाई दिया है। वो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट था। और दूसरा इम्पैक्ट अब आसिम मुनीर को दिखाई देगा, क्योंकि आसिम मुनीर की खिलाफत उन्हीं के देश में कई सारे लोग कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यहाँ तक कहा है कि आसिम मुनीर ने ये जो बयान दिया है, ये बयान जो है आसिम मुनीर ने अगर किसी के कहने पे दिया है तो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आसिम मुनीर ने इररिपेयरेबल मिस्टेक की है ये बयान देके। ये किसी जनरल का बयान हो ही नहीं सकता जो युद्ध और शांति की बात करे। ये उस कट्टरपंथी का बयान है जो ये जताना चाहता है हिंदू और हिंदुस्तान इनके साथ पाकिस्तान में नहीं रहने के लिए, जो पूरा का पूरा एक अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने क्यों पाकिस्तान बनाया? अंग्रेजों ने पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वो वेस्ट के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे। इस बात को ध्यान रख के चलिएगा। और उसी जमीन की कीमत पाकिस्तान हमेशा से वसूलता है, कभी अमेरिका के साथ मिलके, कभी चाइना के साथ मिलके। लेकिन मुझे लगता है इनफ इज इनफ। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिले, और वाकई ऐसा जवाब हो जिसके बाद पाकिस्तान को उठकर संभलने में लंबा वक्त लगे। मुझे तो ये भी लगता है कि भारत इस बार जो जवाब देगा वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, एक ऐसी मिसाल जिसमें हम कह सके, देखिए हम गांधी के देश हैं और हम न्यूक्लियर वाले भी देश हैं। आप ये दोनों भारत की विशेषता है। हम युद्ध की भी बात करना जानते हैं और हम बुद्ध की भी बात करना जानते हैं। ये भारत की विशेषता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिस्पॉन्स होगा वो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और भारत के इथोस को देखते हुए भी एक रिस्पॉन्स होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया बिहार में, वो आपने सुना होगा। उनकी भाषा ये कहती है कि कुछ प्लान है भारत के पास, क्योंकि उन्होंने कुछ जो अंश था भाषण का वो अंग्रेजी में भी था। तो क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था? और वो भाषण जब आपने सुना है तो आप उसमें क्या डिकोड कर पाते हैं? देखिए, हम विकल्प की बात करेंगे, निसंदेह हम विकल्प की बात करेंगे कि भारत के पास इस वक्त मिलिट्री के लेवल पे क्या क्या विकल्प हैं। एक काम तो हम बड़ा कर ही चुके हैं, एक काम तो हमने कर दिया, उनको जता दिया कि हम उनको सिंधु नदी का जल नहीं देंगे। हमने अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया है, हमने उन पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी किया है, हमने अपने स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है, उनको भी करने के लिए कह दिया है। हमने उनके डिफेंस, मिलिट्री और जो मिलिट्री अटैचीज़ होते हैं उनको भी पर्सना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, और हमने अपने भी वापस बुला लिए हैं। तो जितना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर सकते थे हम कर चुके हैं। हमारे आर्सेनल में अभी और भी कई सारे तीर बाकी हैं जिनको भारत समय पे जरूर चलाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आई डोंट नो वो आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन वो पाकिस्तान की मनोदशा दिखाता है। पाकिस्तान आर्मी का एक कर्नल पाकिस्तान के जो उच्चायोग है उसके सामने एक प्रदर्शन चल रहा था लंदन के अंदर, है ना। ये प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन के अंदर पाकिस्तानी सेना का एक जनरल, वहां जो शांतिपूर्ण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सामने इशारा कर रहा है, सर तन से जुदा वाला, ऐसे करता है वो। और उसने अभिनंदन का एक पोस्टर हाथ में थाम के रखा है। तो सोचिए, जो फौज इस हद तक गिर गई हो, जो तालिबान और आईसिस के लड़ाकों की तरह अपने आप को साबित करने में लगे हो, उस देश और उस फौज का आप क्या कहेंगे। और आप भारत का इतिहास याद रखिए, भारत ने पाकिस्तान से अब तक 4 फौजें लड़ी हैं और इन 4 जंगें लड़ी हैं, और इन चारों जंगों में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है।
और मेरा तो अभी मानना है शिमला समझौता जो है एक बहुत हमारे लिए सूटेबल समझौता नहीं था। हमारे पास उनके 91,000 सैनिक थे, 91 से 93,000 के सैनिक थे। हमने उनको वैसे के वैसे छोड़ दिया। हमको हार्ड निगोशिएशंस करनी थी, बहुत हार्ड निगोशिएशंस करनी थी, और हमारे पास मौका था कि हम उनसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकें। मेरे ख्याल से ये एक हिस्टोरिकल बात है जिसको मैं यहाँ पर दोहराना चाहता था कि अब ये भी बदला है कि शिमला समझौते में हमने जो जो खोया है उसको भी वापस पाने का मौका है, और ये सुनहरा मौका है। आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक और जो स्ट्रैटेजिक कदम उठाए भारत ने वो काफ़ी हैं ऐसे आतंकी हमले के बाद? मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ और करे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं सिंधु जल समझौते के मामले में, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी पर ही टिकी हुई है, सिंधु नदी पर ही टिकी हुई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर जो बहुत अच्छी फसलें होती हैं, जिससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक बूस्ट होता है, वो अपने लोगों को खाना खिला पाता है, वो अपने लोगों को दाना पानी दे पाता है, उसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर वहाँ पर सिंचाई की दिक्कत हो जाती है, अगर वहाँ पर पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, और मैंने आपको बताया कि सिंध और पंजाब में वैसे ही झगड़ा चल रहा है क्योंकि सिंधु नदी पर वो कुछ अतिरिक्त डैम जो है पंजाब की तरफ बनाने वाले हैं, तो सिंध वाले बोल रहे हैं हमारा पानी कहाँ जाएगा। तो ये समस्या पाकिस्तान में ऑलरेडी थी, लेकिन ये अब आने वाले समय में और बढ़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने बदहवास होकर बयान देना शुरू किया है। पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू किया है? पानी अगर नहीं मिला तो फिर वहाँ पर खून बहेगा। ये बयान पाकिस्तान के नेताओं के आ चुके हैं। मुझे लगता है दिल पर चोट करी है, लेकिन क्या इस आतंकवादी हमले का जो मैग्नीट्यूड था या जो जिस तरह का ये दर्दनाक हादसा था उसको देखते हुए क्या ये काफ़ी है? क्या ये डिप्लोमेटिक कदम काफ़ी है? मैं नहीं मानता। भारत की जनता इस वक्त उम्मीद कर रही है कि जो आतंक के आका हैं, सिर्फ आतंकवादी नहीं, आतंक के आकाओं को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और वो आतंक का आका कौन है? वो आतंक का आका है आईएसआई, वो आतंक का आका है पाक की मिलिट्री, वो आतंक के आका है वो मौलाना आसिम मुनीर, जो ये कह चुके हैं कि हम किसी भी दशा में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और इसी के बुनियाद पर हमने देश बनाया था। सर, आपने बहुत सारे वॉर्स को देखा है और बार बार पाकिस्तान ऐसे हमले करते हैं। पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, 26/11 देख लीजिए, कारगिल देख लीजिए। और आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से बाज नहीं आता? मतलब वो कहाँ जाके रोकना चाहता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं पता कि वो खुद कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान देश क्यों है? आप इसके बेसिक में जाइए। पाकिस्तान देश क्यों है? क्यों बना पाकिस्तान नाम का है देश? क्या हमारी जमीन पाक नहीं है? हमारी जमीन भी पाक है ना। हम तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो उसे स्वर्ग से भी उत्तम मानते हैं हमारी जननी जन्मभूमि को। तो वही पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत की नफरत की बुनियाद पर टिका हुआ है। हम भारत से नफरत करते हैं, हम हिंदी से नफरत करते हैं, हम हिंदू से नफरत करते हैं, हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। इस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। तो जो देश ही इस बुनियाद पर बना हो कि हमको इन लोगों से नफरत करनी है क्योंकि हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी तरह कलमा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी तरह खुदा को नहीं मानते हैं, इसी नफरत की बुनियाद पर ये पूरा का पूरा मुल्क बना हुआ है। तो वो तो दिन रात 24 घंटे 25 घंटे, 24 में से 25 घंटे होते हैं, 25 घंटे उनका मजहब खतरे में रहता है, इस्लाम खतरे में रहता है पाकिस्तानी लोगों का, और उसके रिटेलिएशन में उनको लगता है कि इनको सबक सिखाओ, इनको सबक सिखाओ, इनको सबक सिखाओ। पाकिस्तान अपनी लाइन बड़ी करने में कभी यकीन नहीं करता। उसको लगता है कि हम आमने सामने खड़े होकर भारत से नहीं निपट सकते, तो भारत को ऐसे 100 कट्स दिए जाएं जिससे उसका खून धीरे धीरे निकलते रहे और वो कभी चैन से नहीं रह पाए। तो जिस देश की बुनियाद भारत के प्रति नफरत के आधार पर बनी हो, वो देश भारत को कैसे चैन से रहने देगा? तो ये जितने भी अमन की आशा और जो जितने भी मोमबत्ती लेके लोग निकलते हैं ना, उनसे मेरे को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं। क्या हमारे जो जिन लोगों से हमारी सरहद मिलती है, क्या उनसे दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना, आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, वो दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। लेकिन दोस्ताना व्यवहार कैसा और दोस्ताना व्यवहार किस कीमत पर? क्या पहलगाम की कीमत पर? इसको हमको सोचना होगा, और ये सोचने का अब सही वक्त आ गया है।
आपको लगता है कभी भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैंने आपको उसका कारण बताया। कारण यही है कि आप हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही नारा हुआ करता था 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग बने। और मेरे ख्याल से ये इकलौता मुल्क बना है जो मजहब के आधार पर बना है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में किसी देश को बांटा गया है मजहब के आधार पर, तो वो जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। इसी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना है। तो जब नफरत ही किसी संबंध का आधार हो तो आप उनमें सामान्य हो जाएंगे वो संबंध, उसकी गुंजाइश मेरे ख्याल से थॉट से ही खत्म हो जाती है। उसकी गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कतई उसके लिए नहीं सॉरी नहीं हूँ। पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम को पाइप में आप सैकड़ों सालों तक रख दो, लेकिन जब निकलेगी तो टेढ़ी ही निकलेगी। और पाकिस्तान की हरकतें कमोबेश इसी तरीके की है। तो आदेश, मैं तो ये नहीं मानता कि हमारे बीच कभी कोई सामान्य संबंध हो सकते हैं या सामान्य संबंधों की दिशा में हम आगे बढ़ भी सकते हैं। करगिल से लेके और पहलगाम तक ये बड़ा लंबा सफ़र रहा आपकी रिपोर्टिंग का, जिसको आपने देखा है नज़दीक से। अब क्या देखते हैं इन पिछले सालों में? क्या कोई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने चेंज करी है, या जैसा आपने कहा कि कुत्ते की दुम है, या वैसी की वैसी टेढ़ी चलती आ रही है? तो मतलब कुछ बदलाव लगता है आपको इन सालों में, या पाकिस्तान उसी तरीके से, उसी क्वालिटी से ही काम किए जा रहा है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है? बिल्कुल उसी तरीके से फैलाया जा रहा है जिस तरह से करना चाहिए। और सिर्फ आतंकवाद भी नहीं फैला रहा है। जनरल मसूद आसिम मुनीर के उस स्टेटमेंट को आप देखिए, उस स्टेटमेंट के फार रीचिंग इफेक्ट आप देखेंगे तो एक तरह से वो भारत के मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप कैसे रह सकते हैं इन हिंदुओं के साथ। ये भाषण उसका भी एक इंडिकेटर है। हालांकि भारत का मुसलमान बहुत समझदार है, मैं मानता हूं कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल नहीं फंसेगा, लेकिन आसिम मुनीर कम से कम ऐसा करना तो चाहते हैं। आपने करगिल और उससे पहले की बात करी, तब तक ऐसा लगता था देश कि इन्होंने अपनी स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को बना लिया है, क्योंकि ये भारतीय सेना का आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते। आमने सामने मुकाबला करेंगे और ये इनके जो जनरल्स हैं आर्मी पाकिस्तानी फौज के, ये जनरल कम बिजनेसमैन ज्यादा हैं। आटा, दाल, चावल से लेके फैब्रिक से लेके साड़ियाँ से लेके सलवार सूट से लेके जो है बॉलीवुड की फिल्में, ये सब बेचते हैं। ये ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। इनका एक सबसे बड़ा जनरल बाजवा, वो बाजवा नहीं जो इनका आर्मी चीफ हुआ करता था, एक और दूसरा जनरल बाजवा है, उसका परिवार पापा जोन्स पिज्जा बेचता है। उसका परिवार पापा जोन्स पिज्जा बेचता है। हमारे यहाँ के जनरल जब रिटायर होते हैं वो 3 और 4 बेडरूम के बेड में के फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। इनके यहाँ के जनरल जो है 2-2, 3-3 देशों का वीजा लेके बैठे हुए हैं। परिवार कनाडा में रहता है। अभी खबर यह है कि आसिम मुनीर और जितने भी फौज के बड़े जनरल हैं, सबने अपने परिवार को प्राइवेट जेट से जो है बाहर भेज दिया कि भाई युद्ध हो जाए तो मेरे बेटे, मेरे बेटी और इनके बेटे बेटी सब बढ़िया मस्त मलाई काटते हैं, सब मस्त मलाई काटते हैं। पिस्ता कौन है? आम पाकिस्तानी। लेकिन ये मजहब का चूरन जो आम पाकिस्तानियों को इन लोगों ने चटाया हुआ है ना, और आसिम मुनीर के इस तरह के बयान जो उस चूरन को की डोज को जो बढ़ाते रहते हैं, उसमें वो पाकिस्तानी भी घुमा हुआ है। वो पाकिस्तानी भी घुमा, उसने वो चूरन इस कदर चाट रखा है कि उसको भी लगता है। कुछ लोग आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पे बात करते हुए कि नहीं देखिए हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है, मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके इस भ्रम में न जाइए। वो एक डोज झूठ की फिर भी हमको परोस के ही जाते हैं, किसी तरह से एक डोज झूठ की हमको दे के ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे संबंधों के या इनकी फितरत बदलेगी इसकी संभावना न के बराबर लगती है आदेश। और मैं यहाँ पर ये बात साफ करना चाहता हूँ कि भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे सुनहरा मौका और नहीं होगा। आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डाउन है, पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर अलग थलग पड़ा हुआ है। और इस पूरे के पूरे जो है, मैं आपको NS जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके एक रिजोल्यूशन ध्यान दिलाता हूँ। उनका मतलब ये नहीं था कि भारत ने सिंधु समझौते में क्या किया, सिंधु के बारे में तो उन्होंने कहा, उन्होंने वक्फ पर भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो वक्फ कानून लाया गया है वो बड़ा दिक्कत वाला है इस देश के लिए। तो बताइए, पाकिस्तान को भारत के डोमेस्टिक अफेयर में बोलने की कोई जरूरत है क्या? कोई दूसरा शालीन मुल्क इस तरह की बात बोलता है, लेकिन भड़काना काम है, तो फितरत नहीं बदलेगी। वो इस तरीके से आतंकवादी हमलों की तरीके से या युद्ध के तरीके से या गिविंग 100
कट्स के स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। 1948 में उन्होंने हमसे युद्ध लड़ा, उसके बाद एक बार 60s में लड़ा, फिर बांग्लादेश वार हुआ, उसके बाद कारगिल वार हुआ। ये 4 वॉर्स में हमने उसको धूल की चटाई है। पाकिस्तान में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ये चारों जंग पाकिस्तान जीता है। हाँ। जी हाँ, वहाँ बताया जाता है कि जो है कितने शूरवीर हैं आपके फौज के लोग। वहाँ पे बताया जाता है, ये मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उससे बड़ी फुकरी फौज आज तक कोई नहीं दिखी जो देश की सुरक्षा के अलावा हर वो पॉसिबल काम करती है जो एक लाला को, एक व्यापारी को करने चाहिए। वो तमाम पाकिस्तान की फौज करती है। बस देश की सुरक्षा की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। 4 तरफ बंदूकें चलाएंगे, वापस चले जाएंगे, और एक भी युद्ध आज तक पाकिस्तान वाले नहीं जीते हैं। तहरीके तालिबान उनको ठोक के चले जाते हैं, बलूची उनको ठोक के चले जाते हैं, पठान उनको ठोक के चले जाते हैं, सब उनको ठोक के चले जाते हैं। वो चिल्लाते हैं और इसी तरह के टेररिज्म को वो वहां से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आमने सामने का लड़ने का साहस पाकिस्तान में नहीं है, और ये साहस अब हमको करना चाहिए। हमको ये भी बताना चाहिए कि हम बुद्ध के देश तो हैं ही हैं, और जरूरत पड़ी तो हम युद्ध के भी देश हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, सनातन में तो कहा गया है, जब शस्त्र काम न करे तो शास्त्र उठाओ। जब शास्त्र काम न करे तो शस्त्र उठाओ, और शास्त्र हमने इनको बहुत उठा लिए। मैं लाहौर की उस बस यात्रा में अटल जी के साथ था, और वो जो हाथ हिला रहे हैं ना अटल जी, उसमें फेमस जो पिक्चर है, वो नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने उनको जब वेव किया था तब उन्होंने रिटर्न में उसका उस तरीके से वेव किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी आई कांटेक्ट के सामने वहाँ पे खड़ा हुआ था। लाहौर बस से लेके आज तक नरेंद्र मोदी तक, भाई नरेंद्र मोदी को माना जाता था ना कि एंटी पाकिस्तान होंगे, बहुत एक्सट्रीमली राइट विंग है, लेकिन उस शख्स ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुद बताई ये बात एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान को एक्स्ट्रा विंडो नहीं देता, अगर मैं लाहौर आउट ऑफ द टर्न नहीं जाता, तो शायद ये दुनिया कभी भरोसा न करना चाहती कि मैं इन लोगों से शांति भी करना चाहता हूं। खैर पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया, तो पाकिस्तान हमसे सीधा नहीं लड़ सकता। जो इसी तरह पीएम लाहौर गए थे तब की बात। जी हाँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि भाई आपको आउट ऑफ द टर्न लाहौर जाने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा अगर मैं इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स कदम नहीं उठाता तो शायद दुनिया के बाकी देश यही सोचते कि मैं पाकिस्तान से शांति करने के बारे में सीरियस नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने पहले उनको न्योता दिया था अपनी शपथ विधि में, और बाद में आउट ऑफ द टर्न पाकिस्तान भी गए थे, और फिर उसके बाद उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर एयर स्ट्राइक किया। एक बात मैं आपको और बता दूं, जवाब लंबा हो गया है, मैं लंबी कर गया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लंबी बात करें। इस बार क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा या एयर स्ट्राइक होगा? मुझे लगता है इस बार जो भी होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि उससे कम में शायद भारत की जनता अपने घावों को न भर पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि एक तो उनकी शख्सियत वैसी है, दूसरा जब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी पुलवामा के बाद में, तो उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अगर कुछ छोटा एक्शन लिया या जैसा आपने कहा कि बायलैटरल जो चीज़ें चल रही हैं अभी, या जो डिप्लोमेसी चल रही है, उससे बात नहीं बनेगी, तो इसका मतलब मैं इसको डिकोड ये कैसे कर पा रहा हूँ कि भारत की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से। बिल्कुल उम्मीद है, और ये जो बार है ना, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एक सधा हुआ रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक मुंहतोड़ रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं कि इस इंसान की फितरत इसी तरीके की है और इसी फितरत के हिसाब से वो काम करेगा, तो फिर आपको जो है ऐसा पलट कर रिप्लाई करना होता है कि उसके बाद वो इस तरह की कोई हिमाकत भी ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बढ़ाया है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद, और दूसरे अभी जो दुनिया के हालात हैं, पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है। वॉर लड़ने के तो पाकिस्तान में 2023 और 2024 के दौरान अपने टैंक में पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी बुरी उनकी आर्थिक हालात है। उनके पास अपने जो मिलिट्री की रूटीन पेट्रोलिंग चलती है उसके लिए पेट्रोल की कमी हो गई थी। $35 बिलियन का उनके पास मात्र फॉरेन रिजर्व है, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है। 15 दिन का सामान वो बाहर से नहीं बुला सकते। तो यही समय है, और मोदी जी कहते हैं ना सही समय है। तो अगर भारत को किसी भी तरह के एक्शन के बारे में सोचना है, मुझे लगता है सोच रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार को बहुत बढ़ा दिया है। और मुझे लगता है जो मोदी जी कहते थे यही समय है, सही समय है ये करने का, और यही समय है, और इस समय में हम करेंगे भी।
आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जब बात होगी और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो चाइना साथ खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के? मुझे नहीं लगता। आप चाइना का रिस्पांस अभी आप देखिए, और ऐसे में मेस करे चाइना। और चाइना के एक बात आप ट्रेडिशनली मान लीजिए, चाइना जो है वो किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। आप देख लीजिएगा, इतना कुछ होने के बाद भी पूरी तरह से वो रशिया के साथ भी नहीं खड़ा है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था और पूरा स्टैंड ऑफ हो गया था। तो मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि पाकिस्तान की इस गलती में चाइना उसका बचाव करेगा। चाइना के लिए भी बेहतर यह है कि पाकिस्तान कमजोर रहे, ताकि चाइना जो है उस पर प्रेशर डालते रहे, उस पर लोन और लोन और लोन और लोन बढ़ाता रहे और उसकी ज़मीनों पर कब्जा करते रहे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त दुनिया में कोई भी देश जो है वो मोरली या नैतिक सपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के साथ खड़ा है या खड़ा होने का साहस या दुस्साहस करेगा। और मुझे भी लगता है कि चाइना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा, पर उसका रिस्पॉन्स बड़ा ग्रेडेड होगा। वो अननेसेसरी पाकिस्तान के फटे में टांग अड़ा के भारत के साथ अपने संबंध हमेशा के लिए बिगाड़ ले, मुझे इस बात की संभावना। सामने से ना करे, पीछे से करे। पीछे से तो करता ही है पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट पीछे से तो करता ही है, लेकिन सवाल ये है कि कौन एक्सपोज होकर सामने आ जाएगा। तो क्या चाइना उसमें आएगा? मुझे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। आपने कहा कि 4 युद्ध पाकिस्तान हमसे हारा है, और लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं। इस धमकी को आप कैसे देखते हैं जो अक्सर पाकिस्तान से आती रहती है? मैं इस पे आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और ये किस्सा मेरा और जॉर्ज फर्नांडिस साहब का है। आपको याद होगा पार्लियामेंट का 13 दिसंबर 2001 का जो अटैक हुआ था, मैंने उसको कवर किया था, और उसके बाद में जॉर्ज फर्नांडिस साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था। तब हमारे दोनों देशों के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, और ख़राब होने के बाद किस तरह के हालात बन गए थे, जंग जैसे हालात उस वक्त भी बन गए थे। वो तो अगर दुनिया हम पर उस पर दबाव नहीं डाली होती तो शायद हम उस तरह का कुछ कर भी देते। और उस वक्त दुनिया के हालात भी बिल्कुल अलग थे। तुरंत 9/11 होकर हटा था, वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान के सपोर्ट की ज़रूरत उस वक्त अमेरिका को थी। आज अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है। उस वक्त अमेरिका का जो पाकिस्तान 2001 के टाइम को आप याद करिए, ब्लू वाइट बाय बना हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान पर किसी भी तरह का हमला करने के लिए उसको पाकिस्तान के सॉइल की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने वहाँ उसको बचाया। लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं है। ट्रंप कह चुके हैं कि हाथ जो है वो झाड़ चुके हैं। तो मुझे जो लगता है आज की सिचुएशन को देखते हुए, आज के संदर्भ को देखते हुए, मुझे ये लगता है कि इस पूरे के पूरे जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलेगा उसमें कम से कम देश अपनी टांग अड़ाएंगे, कम से कम अपनी वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन खास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनका जो इस्लाम के जो मौलाना है वो अलग तरीके से सोचते हैं। सऊदी अरब, अबू धाबी, यूएई, अब सोचिए वहाँ पे वो मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पर आसिम मुनीर भाषण दे रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप समझिए। ये बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके का इस्लाम बताने की कोशिश करते हैं और अलग तरह का प्रोजेक्शन करते हैं। आपको पता है सऊदी में आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई भी मौलवी या मौलाना जाकर फ्राइडे की तकरीर नहीं कर सकता, बैन कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं आप हमारे लोगों को भड़का रहे हैं। तो ये तो हालत है पाकिस्तान। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता था पाकिस्तान? गधे और भिखारी। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गधे करता था। गधे पाल के उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चाइना के साथ एक पैक्ट किया था, क्योंकि चाइना में गधे का मांस बड़ा पसंद किया जाता है। तो थोड़े दिन गधे बेचना और गधे को इधर उधर लाना, और नेशनल सिंबल भी उनका क्या बना? इकोनॉमी को बढ़ाने का सेल्फ रिलायंस नहीं बढ़ा, उनका सिंबल बना गधा। तो एक गधा और दूसरे भिखारी। अब हालत ये हो गई है कि ये जो भिखारी हैं सऊदी अरबिया, जेद्दा, यहाँ पे वो हज करने जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। तो अब इनको उठा के जो है यूएई से, सऊदी से डिपोर्ट किया जा रहा है कि भिखारियों वापस पाकिस्तान जाओ। तो वही उस मुल्क की हालत है। ऐसे में कौन सी दुनिया का देश उसको सपोर्ट करने आएगा? मुझे तो इसमें बहुत डाउट लगता है, और मुझे इसीलिए लगता है कि यही सही समय है। पहलगाम से 2-3 चीज़ें सामने आई। कहा कि जाके मोदी को बोल देना, फिर कहा कि धर्म देख के मारा गया है, कलमा पढ़वाया गया। यानी देश के जो दुश्मन है वो इस बात को समझ रहे हैं कि इनको लड़वाना आसान है। आपको लगता है ऐसा कि जिस हिसाब से, और उसके बाद जो हमारे देश के मुसलमानों ने रिएक्शन दिया जो कि बहुत पॉजिटिव था, जुम्मे की नमाज से पहले वो काला बैग बांध के, काली पट्टी बांध के विरोध किया,
और उसके बाद जगह जगह से ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि हाँ हर जगह से ये देश जो है वो एकजुट है। तो क्या आतंकियों की एक कोशिश थी ऐसी कि भारत में एक सिविल वॉर की तरफ उनको ले जाया जाए? बिल्कुल कोशिश थी, और मौका भी कैसा सुना गया। मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। एक तो असीम मुनीर का भाषण, दूसरा वक्फ संशोधन कानून का आना और उस पर दुनिया देश भर के अंदर प्रदर्शन होना, उस वक्त इस तरह के हालात कर देना। भड़काने की तो कोशिश है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है भड़केंगे नहीं लोग, भड़केंगे नहीं। इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने इसको बड़े पॉजिटिवली लिया है। हर किसी ने जो है वो इसको कंडेम किया है, और अभी तक तो कमोबेश ऐसे ही बयान सुनाई दिए हैं कि हम सरकार के साथ पूरी तरह से हैं। और सरकार को भी इस बात का क्रेडिट देना होगा आदेश, कि सरकार ने इस बात को माना है कि हाँ हमसे सुरक्षा में चूक हुई है। ये उन्होंने माना है। ये सरकार दरअसल ऐसी चीजों को मानने में इतनी फोर्थ राइट हो सकती है, मुझे इस पर डाउट था, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने अपनी गलती को माना है। और मुझे लगता है कि उससे अपोजिशन और सरकार के बीच और देश के अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब गया है कि चलो गलती हो गई, अब गलती को सुधारा कैसा जाए। अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों से कुछ सीखे, उनको संभाल ले। तो वो कैसे संभालेंगे, इसके लिए एक तगड़ा रिस्पॉन्स की जरूरत है। दीपक जी, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे फिर? बिल्कुल सही, सरकार का बड़ा अच्छा पॉजिटिव कदम था। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसी पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। मुझे उससे थोड़ा डर लगता है कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तुरंत फुरत ना शुरू हो जाए, जिससे किसी तरह की एक्रोमेनी या किसी तरह की कड़वाहट किसी के बीच। मुझे लगता है कि एक दो मूर्खों को छोड़ के बाकी तो कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। पॉजिटिव अपोजिशन भी जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं ये मसला देश का। मैं ये मानूंगा कि अपोजिशन ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है इस पूरे मसले पर, और मामला भी बहुत गंभीर है। आपने एक आध दो मूर्खों की बात करी, जब मूर्ख है तो फिर उसके बारे में बात ही क्या करनी। बिल्कुल सही। तो मतलब मोटे तौर पे कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत चल रही है देश के अंदर, विपक्ष हो, सरकार हो, देश का मुस्लिम हो, देश का हिंदू हो, कोई भी हो, तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। सरकार ने माना कि चूक हुई है, नोटबंदी हुई, धारा 370 को हटाया गया, ये कहा कि उसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से हम उसी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। क्या हम ये मान लें कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है, जिसको लेके बार बार चर्चा होती रहती है हमारे देश की मीडिया में और थिंक टैंक्स में, इस बात को बातचीत होती है, सरकार भी ये तस्वीर सामने पेश करने की कोशिश करती है। आदेश बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। सामान्य होता तो शायद इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। तो सामान्य नहीं है, ये एक इंडिकेशन तो है। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि 370 हटाने के बाद हालात कश्मीर के बहुत तेजी से बदले हैं। कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर आया है। आप याद करिए कि वहाँ पर जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, भारत पर यह आरोप लगता था कि फौज इलेक्शन वहाँ पर करवा रही है, फौज जो है रिगिंग कर रही है। लेकिन उस पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के दौरान एक भी बूथ कैप्चरिंग या आतंकवाद की घटना का नोटिस नहीं आया था। हमने दुनिया भर के जितने भी एम्बेसडर्स थे उनको ले जाके दिखाया कि देखिए ये हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव करा रहे हैं। तो हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन क्या कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे, या कश्मीर भारत की मुख्य धारा के साथ ठीक उसी तरह जुड़ जाएगा जैसे भारत के बाकी हिस्से हैं? इसमें जब तक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान का रोल है, मुझे ये गोल अचीव करने में बहुत दिक्कत दिखाई देती है। कई सारे रोड ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। और मैं दो टूक ये कहूँगा कि हमको एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, कश्मीरियों को भी अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। ये जो कलमे वाले रिश्ते की जो बात इन्होंने कह दी ना कि कलमा पढ़ा के मार देना, है ना, ये जो सदस्य है, ये जो वाक्य है, ये भारत की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत रीजोनेट भी होगा, बहुत इको भी होगा। तो मुझे ये लगता है कि एक पाकिस्तान को इस वक्त एक सख्त संदेश देने की इसलिए भी ज़रूरत है कि भारत को अपनी इंटरनल चीज़ों को भी दुरुस्त करना है, इंटरनल चीज़ों के बारे में भी उसको सोचना है। तो मुझे लगता है कि एक तगड़ा रिस्पांस, ताकि पाकिस्तान अगले 5-4 साल, एक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ ना, उसके बाद 4-5 साल तक कोई बड़ी आतंकवादी हमले नहीं हुए। और इस सरकार की मैं एक उपलब्धि और मानता हूँ आदेश, वो ये मानता हूँ कि आप याद करिए
मालेगांव में हमारे यहाँ टाइप में ब्लास्ट होते थे, बाकी जगहों पर ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, जयपुर में ब्लास्ट होते थे, अहमदाबाद में ब्लास्ट होते थे, हैदराबाद में ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट होते थे। ये आतंकवादी घटनाएं यूपीए 1 और यूपीए 2 में रुकी नहीं थी, उनको काफी हद तक मोदी सरकार ने रोका है। कम से कम टेररिज्म आज 2-2.5 जिलों तक कश्मीर के सीमित है, पूरे देश में उसका उस तरीके का प्रभाव नहीं है। इसको हमको मोदी सरकार की क्रेडिट के तौर पर देखना चाहिए। दीपक जी, आप 6 बार पाकिस्तान गए, कोई ऐसी कहानी याद आती है आपको कि जो अक्सर कभी याद करके आप हंसते हो, रात को याद कर लेते हैं कि हाँ यार कुछ हुआ था ऐसा? 2 इंसिडेंट ऐसे थे जिसको मैं बहुत याद करता हूँ। हालांकि कई सारी यादें रहीं पाकिस्तान की, खट्टी और मीठी दोनों। सबसे पहली बार मैं गया था साफमा के एक डेलीगेशन में, वो जर्नलिस्टों की एक संस्था थी और उससे कई सारे पत्रकार और कई सारे टॉप पॉलिटिशियंस थे उस यात्रा के दौरान। तो मैं गया था, उसमें लालू यादव भी थे। तो अब लालू यादव आपको पता है उस ज़माने में बहुत बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे। उनकी मजाक की बातें, उनकी मस्खरी, उनका जो टोटल देशी लहजा था वो भी चर्चा का विषय बनता था। अब लालू पाकिस्तान गए तो लालू को कुछ करना था, तो हमने और लालू जी ने डिस्कस किया और प्लान बनाया कि चलो चलते हैं इस्लामाबाद घूमने चलते हैं। तो इस्लामाबाद में हम ले गए जहाँ सबसे ज़्यादा आम आदमी थे। तो हमने सोचा कि सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, तो उनको ले गए हम सब्जी मंडी। हर तरह के लोग आपको सब्जी मंडी में मिल जाते हैं। तो लालू बीइंग लालू वो एक सब्जी की दुकान पे गए और उन्होंने एक आलू उठाया। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने एक आलू उठाया और आदमी से पूछा, भाई ये क्या है? बोले आलू। बोले मैं हूँ लालू। बोले बताओ मैं कौन हूँ? तो लोग तो खुश, तो लोग बोलने लगे आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। तो लालू और कुछ कि भाई इन्होंने हमको प्रधानमंत्री मान लिया। तो खैर वो तो हमारा बहुत अच्छी स्टोरी चली और कई लोगों ने उसको देखा और कई लोगों ने उसको सराहा। उसमें सीरियसनेस नहीं थी, ये था कि 2 देशों के बीच एक बड़ा पॉलिटिशियन इंटरेक्शन कर रहा है। और आने के बाद मुझसे अरुण जेटली ने पूछ भी दी थी ये बात, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। एट होम था प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो जेटली जी ने मुझसे कहा आके, दीपक लालू और आलू इसमें स्टोरी क्या है ये तो समझा दें मुझे। मैंने बोला कि आप इसकी बात कर रहे हैं, यही इसके न्यूज सेंस की वैल्यू है कि लालू और आलू, इसमें भी हमने एक स्टोरी खोज ली। एक ये किस्सा मुझे बहुत याद आता है और मुझे याद आता है शाह महमूद कसूरी, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे। मैं एक डेलीगेशन के अंदर गया था जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री SM कृष्णा गए थे। मेरे एक सवाल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे ठंडी हो गई थी और दोनों के बीच के रिश्ते जो है वो कुत्ते की दुम की तरह फिर वापस हो गए थे। क्या उस सवाल के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। मैं कुरैशी साहब का इंटरव्यू कर रहा था और कुरैशी साहब से सामान्य बातचीत चल रही थी और थोड़ा जो सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी वाले होते हैं वो तो मतलब फॉरेन पॉलिसी और इसके अलावा अमेरिका, भारत, ये वो लार्जेस्ट इश्यूज पर बात करते हैं। हम खाटी हिंदुस्तानी हमारे लिए खबर का मतलब ही दूसरा। तो सुहासिनी हैदर मेरे साथ थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी। उन्होंने बोला था कि कुरैशी से कि ये आपसे कुछ जरूर सवाल पूछेगा उठ पटांग। तो कुरैशी वाज़न्ट रेडी। मैं बात करता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एकदम से मैंने पूछा बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ, मैंने बोला विदेश मंत्री जी दाऊद क्या कराची में है? अब 1 मिनट तक वो कुछ नहीं बोल पाए। उनके फेस से कई सारे एक्सप्रेशन आए और कई सारे एक्सप्रेशन गए। मुझे याद है मैं उस वक्त स्टार न्यूज़ के लिए काम किया करता था और हमने उसका पूरा प्रोमो बनाया था उसके पूरे लगभग 60 सेकंड के उस रिएक्शन के। लेकिन बाद में बोला था कि आप तो लोग जो है तमाम इसी तरह की बातें और अफवाहें उड़ाते हैं। जब आपको उन्होंने टाल दिया था। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सवाल पूछा था और उस सवाल में जो है आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हु वाज हेडिंग द पीसी। उसमें मैंने पूछा कि हाफिज सईद और GK पिल्ले, तो हाफिज सईद का कोई बयान छपा था। उस बयान पे मैंने पूछा कि आपके यहाँ जो है जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जो 26/11 के असली कसूरवार हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो हाफिज सईद की तुलना उन्होंने उस वक्त के होम सेक्रेटरी GK पिल्ले से कर दी थी। अच्छा। तो वो उस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी और उसके बाद जो है जितना भी रायता जमा हुआ था अच्छी बातों का, वो उस एक स्टेटमेंट के साथ ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ये दोनों किस्से पाकिस्तान के संदर्भ में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों की अगर बात की जाए ना, तो मैंने जो महसूस किया, खैर मिलते हैं तो शायद ऐसे होते हों, वो बड़े गर्मजोशी के साथ हमसे मिले, बड़े गर्मजोशी के साथ सब किया। लेकिन वो जो फितरत है ना कि हमारा मजहब आपके मजहब से ऊपर है, वो फितरत अंदर से नहीं जाती है।
वो कॉम्प्लेक्स रहता ही वो है। कॉम्प्लेक्स रहता ही रहता है। तो उनको ये लगता है कि जब बंटवारा हो ही गया था, तो उनको क्या लगता है कि ये गलत हुआ था, इसलिए वो फितरत ऐसी है, या कुछ मलाल नहीं, दिल में है? वो इसलिए नहीं, वो तो बोलते बंटवारा बिल्कुल सही था। वो ये कहते हैं फिर कि दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत उनकी ये है कि हमारा मजहब आपके मजहब से ऊपर है साहब, आप श्रेष्ठ थोड़ी, हम श्रेष्ठ हैं। ये सुप्रीमेसी वाली बात है भाई। जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है वो भी तो मजहब के आधार पर ही है ना। एक तरफ यहूदी और दूसरी तरफ मुसलमान है। पहले क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का भी इसी तरह से झगड़ा हुआ ना, जब ओसामा बिन लादेन और बाकी लोग अमेरिका और बाकी जगहों को ठोक रहे थे। हमारे यहाँ से उनका ये कॉन्फ्लिक्ट है कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। तो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये मजहबी कॉन्फ्लिक्ट है। और किसी ना किसी ने, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम दुनिया का सबसे नया रिलीजन है, मात्र 1450 साल हुए हैं। भारत जैसे हजारों साल वाले, या इस्लाम जो 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 इंग्लिश कैलेंडर है, आज हम 2025 के अंदर है, 2025 में चल रहा है, तो 2025 साल ही पुराना का हमारा विक्रम संवत वाला कैलेंडर इससे भी पुराना है। तो हमारे यहाँ जो रिटर्न हिस्ट्री है और जो रिटर्न चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है, उसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बेहतर हैं। इसीलिए जो है दिन में 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे उनका इस्लाम, या जिस इस्लाम को वो समझते हैं, वो खतरे में होता है। दीपक जी, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 3rd टर्म चल रही है, और 2 टर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल, इन दो को आप कैसे कंपेयर करते हैं, खासकर आतंकवाद को लेकर? आतंकवाद को लेकर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कोशिश की। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू करूंगा। नरसिम्हा राव को मैंने देखना शुरू किया था, उस वक्त कश्मीर में टेररिज्म बिल्कुल पीक पर था। धीरे धीरे उसके अंदर कमी आई, कश्मीर के हालात बदले। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि उनका एक लंबा कार्यकाल था। इंद्र कुमार गुजराल या देवेगौड़ा की बात उस ढंग से बैठती नहीं, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। अटल जी ने बहुत कोशिश की संबंध सामान्य करने की, लाहौर बस भी लेके गए, लेकिन उन्होंने कड़ाई के फैसले भी लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आगरा समिट जब जो है वो बिना किसी जॉइंट डिक्लेरेशन खत्म हुई थी, तो मैंने उसकी एक खबर ब्रेक की थी जिसमें ये बताया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द के कारण, क्योंकि अटल जी चाहते थे, अडवाणी चाहते थे कि सीमा पार आतंकवाद ये शब्द उस रिजोल्यूशन के अंदर हो, लेकिन परवेज मुशर्रफ कुत्ते की दुम थे। उससे पहले एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बोल चुके थे कि कश्मीर में जो कोई लड़ रहा है वो तो फ्रीडम फाइटर है। जब आप ये बोल देंगे तो आपकी गुंजाइश तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। सुबह वो ये बोल चुके थे, इसीलिए उनको बैरंग लौटा दिया गया। बाद में आगरा समिट के बारे में भी कई सारी बातें कही गई। उसके बाद आपको पता है कि किस तरह के हालात दोनों देशों के बीच बने। तो अटल जी ने बहुत कोशिश की, उनको धोखा मिला। मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह ने कोशिश दूसरे एंगल से की। उन्होंने अटल जी की डॉक्ट्रिन को पूरी की पूरी तरह बदल दिया। सीमा पार आतंकवाद शब्द हट गया, कई सारे रिलैक्सेशन दिए जाने लगे, क्रिकेट डिप्लोमेसी होने लगी, बाकी चीज़ें होने लगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हुई थी अटल जी के टाइम से, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने पहले कई सारे कड़े कदम उठा लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद उसको शुरू किया था। तो पाकिस्तान को वो काफ़ी हद तक डोज दे चुके थे। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आ गया था जिसमें पाकिस्तान ने कह दिया था कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान ख़त्म करेगा। लेकिन मनमोहन सिंह आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। सीमा पार आतंकवाद शब्द भी गायब हो गया। पाकिस्तान के लिए हमारी बहुत सॉफ्ट पॉलिसी हो गई। हमारे यहाँ पे रोज़ाना आतंकवादी गतिविधियाँ होने लगी। आप उस 10 साल के टेन्योर को याद कीजिए, आपको कई सारे बम धमाकों की लोकल ट्रेन के अंदर हुए धमाके, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ऐसे कई सारे बम धमाकों की आपको याद आ जाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमला हुआ 2008 में मुंबई वाला, मुंबई अटैक। मैं रिपोर्ट कर रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे तो ये लगता था कि मुंबई अटैक के बाद जो है भारत सरकार सीधे पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर देगी, और कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को याद रहेगा, क्योंकि मुंबई अटैक में सिर्फ एक देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग मारे गए थे। 166 जो लोग मारे गए थे उसमें कितनी सारी नेशनलिटीज़ इन्वॉल्व थी। अमेरिका के लोग थे, रशिया के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे। वो एक बहुत बड़ा उस तरह का हमला था और बहुत दुर्दांत था, ठीक पहलगाम की तरह। पहलगाम में तो आम मारा गया, वहाँ तो जो हुज भी मारे गए थे और आम आदमी भी मारा गया था। आपको तो बहुत अच्छी तरह 2008 का ये पूरा का पूरा हादसा ध्यान होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब
बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में एक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा कि आपके पास मौका था कि 2008 में आपके साथ जो हुआ उसका आप बदला ले सकें और पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सके। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें डर था कि अगर हम वो कार्रवाई कर लेते तो उससे जो देश के अंदर माहौल बनता उससे बीजेपी को फायदा हो जाता। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोट बराक ओबामा ने अपनी किताब के अंदर द प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर छापा हुआ है। तो क्या इसीलिए 2009 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी? इसलिए नहीं बनी कि 2009 में कि उन्होंने हमला नहीं किया था, इसलिए बनी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत अंदर से कमजोर थी, उनके अंदर बहुत सारी इंटरनल फाइटिंग थी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ उस तरह का कैंपेन खड़ा नहीं कर पाई थी जिस तरह से 2008 के हमले के बाद करना चाहिए था। हाँ, तो कांग्रेस वो ये कह रहे थे कि हमें ये लगता था कि शायद अगर हम इसका इस तरह से इस्तेमाल करते तो हम शायद 2009 में ना आते, बीजेपी सरकार बना लेती। क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी ने बड़े एग्रेसिवली जो मुंबई हमला हुआ था उसके ऊपर बातें की थी, खुद नरेंद्र मोदी चल के मुंबई गए थे। याद होगा आपको सब संदर्भ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब एक दौर आया जिसने मतलब भारत की जितनी कोशिश थी कि टेरर को कंट्रोल किया जाए वो उतनी ही हाथ से निकल गई। ये वही समय था जब कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी चरम पर आ गई। उसको भी आप याद करिए, टेररिस्ट की हर तरह की वारदातें देश के अंदर होने लगी। लेकिन मोदी जब से आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मोदी के आने के बाद आतंकवादी हमले रुक गए, लेकिन कम जरूर हुए, कुछ इलाकों के अंदर सीमित रह गए। देश भर में उस तरह के आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं और मोदी एक काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा है उसका कड़ा जवाब भी दे रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मेरा ये मानना है इस बार वाला जवाब जो है उन्होंने अपने बार को बहुत बढ़ा दिया है, तो इस बार जनता उनसे कुछ अलग और कुछ और बेहतर और जिससे शायद आने वाले समय में कई साल तक पाकिस्तान इसका दुस्साहस ना करे, इस तरह के एक्शन की मांग। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ये इतिहास के पन्नों में तो दर्ज वैसे भी होगा, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज होना चाहिए कि पाकिस्तान की कई पुश्तें इसको याद रखें और वो इस तरह का दुस्साहस करने के बारे में सोचे भी ना। अब मैं आपसे कंपैरिजन चाहता हूँ अटल जी का और मोदी जी का। इन दोनों में जैसे सरकार जो चल रही है या जो चली है उसमें क्या आप डिफरेंस देखते हैं? दोनों का काम करने का तरीका कैसे अलग है या ज़्यादा अलग नहीं है? या बीजेपी भी फिर अमन की बात करती है जो उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसका जो वोट बैंक है वो अमन की राह वाला तो है नहीं। मैं इसको बिल्कुल अलग ढंग से लगता हूँ। किसी भी आम हिंदुस्तानी से पूछ लो और पूछो कि पाकिस्तान से संबंध कैसे होने चाहिए तो वो बोलेगा अच्छे होने चाहिए। तो आम क्या बीजेपी का वोट बैंक ये है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे? मैं इसको थोड़े दूसरे संदर्भ के तौर पर रहता हूँ। बीजेपी का वोट बैंक उससे थोड़ा अलग है, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम किससे है ना, प्रॉब्लम उन लोगों से है जो खाते तो यहाँ की है और गाते पाकिस्तान की है। ऐसी बड़ी ब्रीड आपको मिल जाएगी हमारे पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिटिकल सर्कल में, अंडरग्राउंड वर्कर्स में, ओवरग्राउंड वर्कर्स में, और यही सब तरह की दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर आप मुझसे कंपेयर करने को बोल रहे हैं तो अटल और नरेंद्र मोदी की इरा का इन दोनों मामलों में इस तरह से कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त के दुनिया के हालात बिल्कुल अलग थे और आज के दुनिया के हालात बिल्कुल अलग हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जो करता है उसको पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। आप याद करिए उस वक्त 9/11 हुआ था, जब अटल जी प्राइम में थे अपने, तब 9/11 हुआ था। इस तरह के आतंकवादी हमले हुए थे, वॉर ऑन टेरर चल रहा था, इराक पे अमेरिका ने हमला कर दिया था। पूरी दुनिया के हालात उस वक्त किस तरह से थे आपको देखना होगा। भारत बार बार दुनिया को ये कहता था कि देखिए आपके घर में एक दिन आके मारेंगे, बोले नहीं आपको ही मारेंगे, क्योंकि 7 समंदर पार हमारे यहाँ कहाँ आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अटल जी ने बात कही थी तब के अमेरिकी लीडरशिप को कि हम आपको समझाते थे कि आपके घर में भी घुस के मारेंगे। 9/11 के बाद बोले मार दिया ना, वो मानते नहीं थे। फिर लंदन बमिंग हुई, फिर ब्रसल्स बमिंग हुई, दुनिया भर की हर तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ। तो मेरे ख्याल से दोनों का कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जाता, तब के हालात अलग थे, आज के हालात अलग है। अब हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में भारत पहुंच गया है अपने पावर को लेकर, अपनी सॉफ्ट पावर को लेकर, अपनी हार्ड पावर को लेकर। हम अच्छी तरह से अपने आप को मार्केट करने लग गए। ये भी हमारी दुनिया में चलता वही है जो अपने को अच्छी तरीके से बेच पाए। मोदी जी बेचने में मास्टर हैं, इसलिए मैं उनको इस बात का क्रेडिट दूंगा। अब परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ, इन दोनों को भी आपने देखा है। परवेज मुशर्रफ के लिए मैं ये कहूँगा शैतानी दिमाग। ओके।
मतलब आपका दिमाग कितना शैतानी होगा कि आप लाहौर बस में अटल जी से मिलने आदमने से जाते हैं और जब लाहौर बस हो रही है उसी टाइम आप करगिल की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं बता रहे हैं। तो मुशर्रफ शैतान दिमागी थे। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, व्यक्तिगत तौर पे भी मेरी कई मुलाकातें उनसे रही हैं। वो शैतान दिमागी थे और अंत तक भी वो वैसे ही रहे। उन्होंने ही कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उनको सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स कहा था। उनका वो सेंटेंस मेरे दिमाग से उतरता नहीं है। पिछले 30 सालों में आप क्या बदला हुआ देखते हैं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में? जो बदला है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, हम एक तरह से आबाद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। और अब पहले हमको लगता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के आसपास घूमती है। आज की हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान हमारे लिए मैटर भी नहीं करता है। यही सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं अपने संबंधित, अपने मीडिया के, आपके बिग बॉस जाने के, हिंदुस्तान की राजनीति जो के। जानना चाहें आप बिग बॉस गए थे, सब कुछ जैसा दिखता है वैसे ही होता है या पीछे की स्क्रिप्ट कुछ और होती है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से बिग बॉस को स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। मैंने कई बार ये सवाल का जवाब दिया है और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी। देखिए, वहाँ 200 कैमरे लगे होते हैं आप पर। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली टोटल मिला दें सीसीटीवी कैमरे और बाकी सब कैमरे, और वो मेरे ख्याल से इससे 3 गुना या 4 गुना कमरा होता है। वहीं पर सब बेड होते हैं, उसी पर आप सो रहे होते हैं और जो कुछ हो रहा होता है वो सब कैमरे की निगरानी के अंदर हो रहा होता है। तो उसमें आप बहुत स्क्रिप्ट कर दें, बहुत कुछ बता दें। हाँ, एक कोशिश उन्होंने ज़रूर की थी कि उन्होंने इस बार मोबाइल फ़ोन्स दिए थे और मोबाइल फ़ोन से आप कुछ को नॉमिनेट कर सकते थे, किसी को हटा सकते थे, किसी को निकाल सकते थे। वो एक स्क्रिप्टेड आप थोड़ा सा मान सकते हैं, वरना वो शो इस तरीके का है कि उसको स्क्रिप्ट करना किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है। ठीक है, 1-2 नॉमिनेशन आप मैनेज कर सकते हैं, हर बार हर नॉमिनेशन को या हर इविक्शन को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसमें जो थोड़ी नेचुरलिटी रहती है ना, जो वो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दीपक जी, जो अब आप रिपोर्टिंग करते थे, बड़ा वो गोल्डन ईरा था रिपोर्टिंग का। और ऐसा मत बोलिए, आज के रिपोर्टर मारेंगे मुझे। नहीं, मैं भी हूँ आज की मैं खुद ही बोल रहा हूँ तो वो दौर ही अलग था। मतलब आपने उसको जिया है, देखा है, उसके बाद फिर चीज़ें बदलती चली गई। कहा कि टीवी आ गया तो अखबार पिट जाएगा, फिर डिजिटल आ गया, फिर यूट्यूब आ गया। अब जहाँ आज आप खड़े हैं उसको आप कैसे देखते हैं कि कितना बदलाव है पत्रकारिता में? नहीं, बदलाव तो है। देखिए, आज की तारीख में कोई भी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो टीवी से पहले सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। हर तरह के ओपिनियन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं जब टीवी में मैं जब प्रिंट में काम कर रहा था तो टीवी नया नया आया था भारत के अंदर। तब लोग बोलते थे टीवी आ गया है, प्रिंट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। फिर हम टीवी में आ गए तो टीवी के बाद 24 घंटे के चैनल आ गए। लोगों ने बोला अब तो अखबार खत्म हो जाएगा, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा इंटरनेट आया, कुछ टाइम के लिए 2-2.5 साल के लिए आया, बड़ा बूम हुआ इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन हमको मालूम पड़ा कि अब टीवी भी खत्म, अब प्रिंट भी खत्म, अब इंटरनेट चलेगा। लेकिन वो बूम 2 साल बाद गायब हो गया। फिर हमने देखा कि इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गए, बाकी चीज आ गई, तो टीवी खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस इकोसिस्टम में हर की अपनी अपनी जगह है और हर अपनी अपनी उस जगह के हिसाब से काम कर रहा है। हाँ, आज के दुनिया में सोशल मीडिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इस पे कौन काम कर रहा है, इस पे कैसे काम कर रहा है, इस पे कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, इसके बारे में पत्रकारों को सोचना होगा। और एक स्किल से अब काम नहीं चलेगा, आपको मल्टी स्किल होना पड़ेगा। आपने कहा कि अहमियत बढ़ गई है सोशल मीडिया की। आपने बहुत बड़ी कंपनीज में काम किया, बड़े चैनल्स में। आप स्टार में रहे, आज तक में रहे, जी में रहे, एबीपी में रहे, सब में आपने काम किया। आपको लगता है कि जो न्यूज़ रूम कल्चर था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है? नहीं, मैं बड़े ऐसा तो नहीं न्यूज़ रूम मानूंगा। कल्चर जिसको कह सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानूंगा कि न्यूज़ रूम कल्चर खत्म हो रहा है, या समय के हिसाब से सिचुएशंस बदलती हैं। मैं इसको जोड़ रहा हूँ बिजनेस मॉडल से। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अगर ये चैनल बंद हो चुके होते हैं, अगर ये बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट ही ना करता, कोई ना कोई बिजनेस मॉडल चल रहा है जिससे वो कमा रहे हैं, जिससे उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि हर माध्यम की अपनी एक जगह है। हर माध्यम का अपना एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसके हिसाब से वो चलता है। तो मेरा ये मानना है कि समय समय पर तो इस तरह का क्रिटिसिज्म तो होता ही है कि पहले बहुत अच्छी होता था, आजकल बहुत ख़राब हो गया है, पहले ये अच्छा था, आज ये ख़राब है। तो मैं उस क्रिटिसिज्म में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। सबका अपना एक इकोसिस्टम है जिसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की तरह अब मीडिया में भी मोनोपोली बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि 2 कॉर्पोरेट हाउसेस बड़ी तेज़ी से उसमें बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत कम प्लेयर बचेंगे इंडस्ट्री में?
मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि सबका अपना एक इकोसिस्टम होगा जो उसको चलाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर बड़े लोग इसके अंदर आएंगे तो हम, जैसे मैंने हमेशा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका सपोर्ट किया, मेरे इंस्टीट्यूशंस ने भी सपोर्ट किया जिनके साथ मैं काम करता रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर बड़े प्लेयर आते हैं और बेहतर होगा, और बेहतर एवेन्यूज़ बनेंगे, और बेहतर काम भी होगा। दूरदर्शन से आप जुड़े थे बहुत छोटी उम्र में, तब आप जवान थे, आज भी आप जवान था, ऐसी बात नहीं है। उसकी कुछ यादें आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि उसकी एक कहानी बड़ी फेमस है कि जब सरकार कांग्रेस की बनी तो फिर आपको वहाँ से हटाया गया। हाँ, मुझे हटा दिया गया था। मुझे कहा कि आप चले जाइए। मैंने ये बात कही भी थी इंडिया टीवी में कि मुझे तब तो ये नहीं पूछा गया। मैं था उस दिन शो में, मैं चाहता हूँ कि आप वो शो में जिस दिन आपने कही थी मैं था, उसको आप वो कहानी बताएं, आपकी हुआ क्या था? दरअसल हुआ ये था कि मैं बीजेपी का अपॉइंटी था। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था। मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे वो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के थे। और मैं जब गया था डीडी में तो मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से इस तरह से बात भी की थी कि भाई मेरे को क्या ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मन में बहुत अप्रीहेंशन थे, उम्र भी बहुत छोटी थी। डीडी कितना बड़ा चैलेंज है समझ भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने इतना काम डीडी के अंदर कर दिया था कि वो केबल एंड सैटेलाइट होम में नंबर 1 और नंबर 2 की रैंक पे उस वक्त ट्रेंड कर रहा होता था। और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेसियों को जो है एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोनिया गांधी जो त्याग की देवी बनी, वो लाइव टेलीकास्ट मैंने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसके लिए कोई उनसे फेवर नहीं चाहता था, उनसे कोई फेवर नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने अनसेरेमोनियसली मुझे हटा दिया था। और कारण ये था क्योंकि मुझे बीजेपी ने अपॉइंट किया था, इसलिए आने के बाद उनको मतलब हटाना एक बेहतर तरीका हो सकता था हटाने एक बेहतर तरीका हो सकता था। मुझे जिस ढंग से उन्होंने कम्युनिकेट किया, मुझे जिस ढंग से बताया, मेरे ख्याल से किसने बताया आपको, कौन मंत्री था तब? उस वक्त एस जयपाल रेड्डी थे। और आश्चर्य आप मानिए, एस जयपाल रेड्डी वही शख्स थे जो कांग्रेस के मीडिया कमेटी के इंचार्ज थे। और जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले उनसे पूछा था कि क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं जाइए, और हमारी सरकार आएगी तो भी हम आपका समर्थन करेंगे। और जिस दिन सरकार आई, एस जयपाल रेड्डी ने निकाल के मुझे बाहर कर दिया। तो मैंने ये सवाल भी उठाया था कि राहुल गांधी कई सारे पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं, उस वक्त मेरी भी पूछ लेते तो मैं बता देता कि देश में बहुत ही कम ओबीसी पत्रकार हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मैं भी हूँ। वाह, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। अच्छा, ये बताइए, दूरदर्शन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है और अब फिर एक शुरू हुई है, सुधीर चौधरी को वहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपको लगता है कि आज की स्थिति में दूरदर्शन को रिवाइव किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि जब मैंने दूरदर्शन में काम किया था वो साल था 2003। आज वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, आज मीडिया की क्या स्थिति है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसके बारे में कोई मैं वैल्यू का जजमेंट करूँ या वैल्यू कमेंट करूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगता। दीपक जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। और आपको हमने कोशिश ये की कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज टेंशन है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं, और इसलिए हमने दीपक जी को बुलाया। और बहुत शॉर्ट टाइम पे दीपक जी आए भी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोई सवाल आपका है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।